So students, let us start our lecture today. So today we are having chapter number 14, Semiconductor Electronics, Materials, Devices and Simple Circuits. So this chapter number 16, Semiconductor will be discussed. What are the semiconductors? So what are the building blocks of the all electronic circuits? There are some electronic devices, many electronic devices you are using in computers and everything. Whole of the electronic industry is based on the electronic circuits. From the discovery of the transistor in 1948, too much development has been done till date. ठीक है, पहले ट्रांजिस्टर डिस्कवरी हुई थी तो कैसा आता था ट्रांजिस्टर? आपको आपको आइडिया है कि नहीं है? किस टाइप का ट्रांजिस्टर आता था? वैक्यूम ट्यूब होती थी. व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर वाज देयर? वैक्यूम ट्यूब्स. उनको वॉल बोलते थे. ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे. कि एनोड होता था, एक प्लेट होता था, दूसरा दूसरा प्लेट कैथोड होता था. एनोड एंड कैथोड होता था. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायोड आया, ट्रायोड वॉल्व. ट्रायोड वॉल्व में 3 इलेक्ट्रोड्स होते थे. ठीक है, एनोड, कैथोड एंड ग्रिड. उसके बाद टेट्रोड एंड पेंटोड भी आए, जिसमें कि 4 और 5 इलेक्ट्रोड्स होते थे. उन सब में जो वैक्यूम ट्यूब सब में लगती थी, जितने भी थे, चाहे 2 वाले वॉल, पहले वाले रेडियो और टीवी आपने देखे होंगे, साइज में बहुत बड़े होते थे. बराबर. तो क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती थी और वैक्यूम ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता था. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो बहुत हाई वोल्टेज पे चलते थे. हाई वोल्टेज पे चलते थे और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था उसके हिसाब से उनसे काम लिया जाता था. कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए होता है. अब इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल फ्लो से क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमारे पास में एक सिंपल रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा? यूनिफॉर्म फ्लो होगा ना. तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने में बहुत लिमिटेशन है कंडक्टर में. ठीक है, लेकिन अगर जो हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम जब चाहें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहुत कम कर लें और जब चाहें उसको बहुत ज़्यादा कर लें, तो वो डिवाइस हमारे बहुत यूज़फुल हो सकती है. और वही सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है. तो इलेक्ट्रॉन जो है वैक्यूम ट्यूब में होता था, हाई वोल्टेज लगाई जाती थी इलेक्ट्रोड्स में, और जो है उसको एक्सेलरेट किया जाता था और डिफरेंट पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता था. स्क्रीन के ऊपर लेना है तो स्क्रीन पे ले लेते थे. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज थे. ये सारी डिवाइसेस को वॉल्व बोलते थे. क्यों बोलते थे? डायोड वॉल्व, टेट्रोड वॉल्व, पेंटोड वॉल्व. क्यों बोलते थे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इलेक्ट्रॉन जो है खाली कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर सकते थे, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं फ्लो कर सकते थे. इसलिए ओनली इन वन डायरेक्शन. उसको हम वॉल्व बोलते हैं. आपका साइकिल का जो वॉल्व होता है उसमें हवा एक ही साइड से भर सकते हो ना, उधर से तो नहीं निकल जाती. अगर भरते हो निकल जाती तो वॉल्व थोड़ी होता हो. ठीक है ना, यूनी डायरेक्शनल. तो इसलिए इनको वॉल्व बोला जाता था. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स. तो पहले जो ये जो डिवाइसेस होती थी बहुत भारी होती थी, हाई पावर कंज्यूम करती थी, हाई वोल्टेज पे काम करती थी, और उनकी लिमिटेड लाइफ और लो रिलायबिलिटी होती थी. तो मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट तब हुआ जब हमें पता चला सिलिकॉन एंड जर्मोनियम, दो सेमीकंडक्टर्स के बारे में. ठीक है, आजकल क्या हो गया है, आज को तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया है, एलसीडी मॉनिटर्स आ गया है विद सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स. सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर जो होता है सेमीकंडक्टर्स होता है. ठीक है, तो अगर हम क्लासिफाई करें कि ये मेटल्स क्या है और कंडक्टर्स क्या है और सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो हम क्या देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, इफ वी सी, on the basis of the conductivity, resistivity is equal to 1 upon conductivity. आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला. ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है? सॉलिड के केस में अगर हम मेटल्स ले लेते हैं तो दे possess a very low resistivity, or we can say they possess a high conductivity.
मेटल्स में क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है एंड हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये इस रेंज में होती है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। सिग्मा क्या हो गया, उसका उल्टा कर दो, 10⁻2 से 10⁻8 सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सीमेंस क्या है, जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम जो साइंटिस्ट था उसके नाम से है। ये देखो यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, ये ओम लेटर लिखा हुआ है, ओम मीटर, ठीक है। तो उसके साइंटिस्ट के सरनेम के हिसाब से है, इस तरह ये साइमन है, ठीक है। उसका बीच का लेटर लिया जॉर्ज साइमन, उनका साइमन, बराबर। ये उसका उल्टा उसको माना जाता है इस तरीके से। देखो मीटर का मीटर इनवर्स हो गया और ये ओम का साइमन हो गया इनवर्स, यूनिट्स के अंदर। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, बीच में होती है, किसके, कंडक्टर के एंड इंसुलेटर के। देर आर टू एक्सट्रीम्स, वन इज कंडक्टर, आप कॉपर का वायर यूज करते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, लो रेजिस्टिविटी होती है, आसानी से कंडक्शन हो जाता है, ठीक है। और दूसरे एंड पे होते हैं इंसुलेटर, जिसके अंदर जो करंट बिल्कुल पास नहीं होता है। आप जो कॉपर वायर आप यूज करते हैं उसके ऊपर आपने देखा प्लास्टिक का शीट चढ़ा रहता है, प्लास्टिक का कवर होता है, नहीं तो आपको तार का झटका लगेगा करंट का, है। प्लास्टिक का कवर किस लिए होता है, वो इंसुलेटर है। तो ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स। तो इनके बीच में होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो इट इज इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो उनकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर होती है एंड कंडक्टिविटी इज 10⁻5 टू 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर की हाई रेजिस्टिविटी होती है, या हम कह सकते हैं कि लो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो values of rho and sigma which we have discussed just now, they give an idea of the magnitude and ranges of these things, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर में कौन सा ग्रुप आता है, फोर्थ ग्रुप आता है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर देयर। कार्बन इज नॉट टेकन, इट इज वर्किंग एज एन इंसुलेटर, but silicon and germanium are taken because of it their quality, that they can utilize their electrons in conduction as we want, ठीक है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ठीक है, इंडियम फॉस्फेट, ये सब होता है। फिर ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में एंथ्रासीन, डोप्ड, ये वाला जो है एलिमेंट, ठीक है, थैलोसाइनाइन। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी बहुत सारे होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं, पॉलीपायरोल टाइप के होते हैं, ठीक है, ये सब। तो ये सब सेमीकंडक्टर्स जो हैं किस पे बेस्ड हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनका ही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स हाउ वी डिस्क्राइब दिस सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो देखिए हर एक क्रिस्टल के अंदर में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक पोजीशन होता है। आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा है ना सॉलिड्स में, है? तो उसमें एक यूनिक पोजीशन होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन सी द सेम पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग चार्जेस को नहीं देख सकते हैं, उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही जगह पे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको बाकी के उसके आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर से उसको दिखाई दे रहे हैं, मतलब देयर इज सम शील्डिंग एटसेट्रा एंड अदर थिंग्स। उसकी वजह से क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर जिसका असर पड़ रहा है न्यूक्लियस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स का जो
और दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस पड़ रहे हैं वो अलग अलग अमाउंट का होता है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्रिस्टल में डिफरेंट एनर्जी लेवल हर एक इलेक्ट्रॉन का इसलिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन में हम शो करेंगे तो उनको एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। ये एनर्जी बैंड क्या करते हैं? एनर्जी बैंड जो है एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो वैलेंसी में होते हैं, मतलब कि जो कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग में है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे आर इन वैलेंसी। ठीक है, तो एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। अबव द वैलेंस बैंड का क्या मतलब है? देयर इज ए एनर्जी बैंड in which the free electrons reside, that is known as the conduction band, that constitute the flow of electron is possible in the conduction band and the current can be taken। ठीक है, नॉर्मली कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जो होता है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली एम्प्टी होता है, और अगर हम सेमीकंडक्टर्स को 0 डिग्री केल्विन पे लेंगे तो वहां तो एम्प्टी बिल्कुल रहेगा, खाली रहेगा, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो। ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ पे रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है, एक गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल जो हो गया, एनर्जी लेवल की बात हो रही है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक गैपिंग होगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड में वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, जब 0 डिग्री केल्विन पे रहेगा मटेरियल तो उस वक्त देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड दैट विल बी कॉल्ड द इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन करने के लिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बराबर है, लेकिन अगर एक्सटर्नल एनर्जी जो है मिल जाए उसको, इलेक्ट्रॉन गेट एक्सटर्नल एनर्जी से हाई टेम्परेचर पे, नॉट 0 डिग्री केल्विन, अ लिटिल बिट हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे अगर हम उस मटेरियल को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाएगी, तो वो जो गैप है दोनों में, ये ये वैलेंस बैंड है तो एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड है तो एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अगर इस यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन इनको एनफ एनर्जी मिल जाए और दे कैन एबल टू गो टू वैलेंस बैंड, ठीक है, तो क्या होगा? वो कंडक्शन करने लगेंगे। ठीक है, दे मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। तो अब जो है जब ये यहाँ से मूव कर गए, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होता है इट इज हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, सो इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज से वो बंधा हुआ है। बराबर है, तभी वो वहां पे और टोटल मिला के न्यूट्रल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज हैज बीन शिफ्टेड हियर टू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन। समझ में आया? तो इससे क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर पहुंचा कंडक्शन बैंड में तो ये जगह खाली हो गई, इस जगह पे वैलेंस बैंड का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा ना आजू बाजू बैठा हुआ वो इसमें जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं। टू पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ये जो मैंने बताया आपको। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसीज इन द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड में जो वैकेंसीज है ये दूसरी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक होल आ गया, एक खाली जगह आ गई और इसको भरने के लिए बाजू वाला इलेक्ट्रॉन तैयार बैठा है, फट से इसमें घुस जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये जगह खाली कर देगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसी प्रोसेस को हम देख सकते हैं, द होल इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। पहले होल यहाँ था, अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो होल यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है होल इज मूविंग इन दिस विच डायरेक्शन? होल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, and the electron is moving, as the electron is moving in this direction,
द होल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दो प्रोसेस हो गई, समझ में आ गया। देयरफॉर in the case of germanium and silicon, let us consider the case of the germanium and silicon. Let us discuss some atomic structure. मान लो कि n एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कैपिटल n एटम्स हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में। ठीक है, सिलिकॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया और जर्मेनियम के लिए 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 होगा, 2s और 2p इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, फोर्थ ग्रुप के है ना ये, कार्बन ग्रुप के। तो टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में कितने हो गए? 4n इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज 4n। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके लिए 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स होते हैं। 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स 8n हुए। ठीक है, तो ये 8n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैन आइदर फॉर्म ए कंटिन्यूअस बैंड और दे मे बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट बैंड्स। ये 8n जो है लेवल्स, इनको ग्रुपिंग भी की जा सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर जो डिस्टेंस है बिटवीन द एटम्स, उस पर डिपेंड करता है। अब जो एनर्जी बैंड होता है, ये 8n स्टेट्स का एनर्जी बैंड होता है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 पार्ट्स विच आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप Eg। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है 8n, तो 4n ऊपर और 4n नीचे, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। लोअर बैंड विच इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज द वैलेंस बैंड। और दूसरा 4n एनर्जी लेवल्स का जो बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बराबर, जैसा कि मैंने बोला था 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, और जो 4n लेवल कंडक्शन बैंड के एम्प्टी रहते हैं, और 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पड़े रहते हैं। ये 0 डिग्री केल्विन की सिचुएशन है। अब ये देखिए दिखाया है 4n स्टेट्स ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड 4n स्टेट्स ऑफ द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 0 डिग्री केल्विन की स्टेट है। ये देखो लिखा है नीचे 0 केल्विन की है, सेमीकंडक्टर इज एट 0 केल्विन। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल EC बोलते हैं, एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज शोन एज EV। ठीक है, ये इस कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाले को EC बोला है, और ये जो वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर वाले को EV बोला है। देख लीजिए ध्यान से, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। तो अबव EC एंड बिलो EV, बिलो EV देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो एनर्जी लेवल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनकी बात हो रही है। ये EC के ऊपर और EV के नीचे बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं। ठीक है, और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप कहलाता है Eg। मतलब ये जो है EC वाली लाइन जो है, EV वाली लाइन, इसके बीच में एनर्जी गैप है Eg। ठीक है, अब ये जो है 3 टाइप का हो सकता है, लार्ज, स्मॉल और जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। मटेरियल कैसा है उसके हिसाब से ये Eg जो है लार्ज, स्मॉल और मीडियम हो सकता है। तो केस 1 क्या कहता है भाई? केस 1 ये कहता है कि दिस रेफर्स टू द सिचुएशन, फर्स्ट फिगर देखिए आप 14.2, 14.2a में क्या कहता है? 14.2a में पहुंच जाइए भाई। ये रहा 14.2a, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। या तो ऐसी सिचुएशन होगी, बहुत पास पास होंगे ये, ठीक है, और या फिर ऐसी सिचुएशन होगी, ये देखिए ओवरलैपिंग करते हुए कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे Eg कितना है? 0 है। ठीक है, तो केस 1 में क्या है? When there is overlap from the valence band and conduction band, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आसानी से मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में
बिना कोई एनर्जी दिए मूव कर जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और कंडक्टिविटी हाई होती है। ये तो हो गए क्या कंडक्टर्स की बात हो, ठीक है। ये फिगर में कंडक्टर्स की बात हो गई। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एनर्जी आर ओवरलैपिंग। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, एनर्जी लेवल के बैंड के हिसाब से, एनर्जी गैप के हिसाब से आप कैसे क्लासिफाई करेंगे इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स को। तो ये आपको बताने हैं फिगर बना के। केस 2 देख लीजिए। फिगर 14.2 बी में क्या कहता है, लार्ज बैंड गैप ईजी एग्जिस्ट ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड में लार्ज एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा को लार्ज बोल रहा है, ये बराबर है। तो ये जो एनर्जी गैप इतना होता है, तो जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाते आसानी से, और बहुत ज्यादा एनर्जी देने पे भी ये काम मुश्किल हो जाता है। ऐसे को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। A large band gap Eg greater than 3 electron volt is existing and no electrons in the conduction band. So this is the case of the insulators. ठीक है। Let us discuss the case 3. When the band gap energy is less than 3 electron volt, ठीक है, ना 0 है ना 3 से ज्यादा है, 0 और 3 के बीच में है। मतलब कि बैंड गैप एनर्जी इफ इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, जैसे 0 डिग्री केल्विन पे तो क्या होगा कि कंडक्शन बैंड खाली होगा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 0 डिग्री केल्विन से हमने रूम टेम्परेचर पे ला दिया उस मटेरियल को, तो क्या होगा, कुछ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, रूम टेम्परेचर क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो इनका रेजिस्टेंस जो कैसा होगा, रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी हाई। जैसा इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है उतना रेजिस्टेंस नहीं होगा। एंड दिस इज द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों, इंट्रिंसिक मतलब, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, हाँ? तो हर एक एटम जो होता है ये अपने चारों तरफ नेबरिंग एटम से सराउंडेड रहता है, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों बाजू में 4 एटम से जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे, हैं। जैसे ये देखिए आप, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक एटम दिखा है इसका, तो इसमें जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये बाजू वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह इसके बाजू वाले के साथ में एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन ने कॉम्बिनेशन कर लिया। इस तरीके से इस सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम ने पूरे 8 वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। देख रहे हैं ना 8 वैलेंसी। तो ये क्या कह रहा है, तो हर एक सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम 8 वैलेंसी पूरी कर लेता है अपने बाजू वाले 4 के साथ मिलके, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, और उसको हम वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विल बिकम फ्री, ब्रेक अवे हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और कंडक्शन को कंट्रीब्यूट करने लगेंगे और एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी जो क्रिएट होगी, ठीक है, नेबरहुड में इलेक्ट्रॉन जो है जब अपनी जगह छोड़ देगा, जैसा प्रोसेस मैंने अभी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू छोड़ देगा, माइनस चार्ज के साथ तो वो मूव कर जाएगा, फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मोर ओवर वो जो है एक प्लस चार्ज वाली जगह छोड़ देगा जिसमें कि उसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन जो है आ सकता है, दूसरी और एक प्रोसेस को वो जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसको हम बोलते हैं होल। जो वैकेंसी है पॉजिटिव चार्ज की जो बच गई इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उसको हम होल बोलते हैं। होल जो है इट बिहेव्स एज एन apparent free particle with effective positive charge. Hole is supposed to move in the opposite direction of the electron and it is having a positive charge equal to the electronic charge, ठीक है।
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें जो रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जितने बॉन्ड टूटेंगे उसमें से उतने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल्स होंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर is equal to number of holes in the pure semiconductor is equal to Ni intrinsic concentration बोलते हैं इसको। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल एट एनी ऑफ द टेम्परेचर, एट एनी ऑफ द टेम्परेचर। Number of holes and number of electrons are equal and it is known as the intrinsic carrier concentration, right? अब जैसे इसको हम समझ लेते हैं मूवमेंट ऑफ होल्स को 14.5 बी फिगर में देखते हैं, 14.5 ए में देखते हैं और फिर बी में देखते हैं, इससे हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ देखिए, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है 4 एटम्स आउटर मोस्ट में जो है ये, ठीक है, ये देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए बाजू वाले सिलिकॉन के साथ में है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। रूम टेम्परेचर पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, इसको थर्मल एनर्जी सफिशिएंट मिल गई, इट विल ब्रेक फ्री, इधर निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, इसको होल बोलते हैं। अब ये होल जो है इसमें देखो यहाँ से ये बाजू वाला इलेक्ट्रॉन, इसको भी थर्मल एनर्जी मिली हुई है, ये मौका देख ही रहा था, तो ये फटाक से ये होल में चला जाता है, तो यहाँ पे एक करंट पैदा हो जाएगी, इस प्रोसेस की वजह से एक करंट पैदा हो जाएगी। और एक करंट पैदा होगी किस वजह से, ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला गया, ये दो प्रोसेस की वजह से करंट फ्लो हो जाएगी। इसके लिए सेमीकंडक्टर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, Ne and NH. So the total current is the sum of the electronic current IE and the whole current IH. एक करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जनरेट होती है और एक होल के मूवमेंट से जनरेट होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। और पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव चार्ज दूसरी डायरेक्शन जा रहा है, उन दोनों का मतलब एक ही है कि करंट एक ही डायरेक्शन में है। क्योंकि करंट किधर होती है, करंट इज द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मालूम है ना आपको। या करंट हम कह सकते हैं फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, तो IE जिधर होगी उधर ही इसकी करंट होगी। पॉजिटिव चार्ज है होल, पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड करंट भी उधर ही है, दोनों जुड़ जाएगा। देखो द टोटल करंट विल बी IE प्लस IH। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो हो रहा है। अभी मैंने बताया था एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला गया और बाजू वाला इलेक्ट्रॉन उस होल में चला गया। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल बन रहे हैं, और साथ के साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन हो गया ना, पहले तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने छुट्टा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल बना, अब वो होल जो है पूरा हो गया तो रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो एक तरफ तो जनरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ रिकॉम्बिनेशन चल रहा है, और दोनों में इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। एक्चुअली में आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ कॉम्बिनेशन। इक्विलिब्रियम पे जो है दोनों इक्वल होते हैं, जितने बॉन्ड टूट रहे हैं, जितने जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, उतने ही रीजनरेट हो जाएंगे, मतलब होल्स विल बी फिल्ड अप एट द रेट। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर सेम। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, एंड देयर इज एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और अगर जो है थर्मल टेम्परेचर जो है 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर हो जाता है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यू सी सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड हैज जंप्ड टू द कंडक्शन बैंड, यू सी दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज एट सम हायर टेम्परेचर, ठीक है, फॉर द सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब ये सवाल आता है एग्जांपल 14.1 क्या कहता है भैया, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सम लैटिस स्ट्रक्चर, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ लैटिस स्ट्रक्चर रखते हैं, वाई इज कार्बन इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है उनका लैटिस स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं कि नहीं, तो वाई इज कार्बन इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कार्बन को क्यों नहीं लेते हैं भाई, तो ऐसा होता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम these atoms will least for the germanium, जर्मेनियम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो है उसमें से निकालना या सिलिकॉन में से जो है निकालना आसान काम है, लेकिन कार्बन में से इलेक्ट्रॉन, कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, डायमंड क्या होता है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट काम होता है, इसके लिए कार्बन को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट बट वेरी स्मॉल इन द कार्बन। तो व्हाट इज, नाउ वी सी व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है क्या, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, अब इसमें जो है इम्प्योरिटी मिला दी गई है, ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया है। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रूम टेम्परेचर पे भी हाई कंडक्टिविटी चाहिए एंड देयरफॉर इनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये कैसे करते हैं, ये हम करते हैं इनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द इम्प्योरिटीज, ठीक है, वी मेक यूज ऑफ द इम्प्योरिटीज व्हेन a small amount of a few impurities, suitable impurities added to the pure semiconductor, the conductivity of semiconductor is increased manifold, कई गुना बढ़ जाती है उसकी कंडक्टिविटी। ऐसे मेटेरियल्स को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है इसको डोपिंग बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है उसको डोपेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो डोपिंग है ये क्या होती है और कितने टाइप की होती है, और डोपिंग करने से किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय। ओके स्टूडेंट्स। Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.